हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे प्रोग्राम में फिर स्वागत है। आपको याद ही होगा, पिछले दो एपिसोड मैंने फिल्मों पे बात की और उन गानों पे बात की जिन गानों में शहरों का, भारत के शहरों का नाम आता है। पहले एपिसोड में जो है मैंने 1940 से लेके 1960 तक के 10 ऐसे गाने आपको सुनाए जिनमें दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, गोवर्धन, वृंदावन, बहुत सारी शहरें आई थी। तो उसके बाद दूसरे एपिसोड में मैंने 1960 से लेके 1980 तक के 10 गाने चुन के आपको सुनाए मैंने, जिनमें काफ़ी सारे शहरों का नाम आया बार बार। तो ये तीसरा एपिसोड है और इस एपिसोड में 1980 से लेके क्या हुआ ये हम देखेंगे। अब मैं सोचता हूँ कि 1980 से लेके 2019 या 20 जो भी है तब तक का पूरा पीरियड कवर कर डालूँ। मगर जब मैंने गाने देखने शुरू किए, थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया, तो मैंने दो चीज़ें उनमें देखी ख़ास तौर से, और इस बात पे आप गौर फरमाएं और आप भी सोच के बताएं कि क्या मेरा ऑब्जर्वेशन ठीक है या नहीं है। अब 1940 से लेके 60 तक के गाने जो हमने सुने, उसकी खासियत ये थी कि उसमें जो है मिनिमम इंस्ट्रूमेंटेशन था, आवाज़ को ज़्यादा प्रमुखता दी गई और वो गाने बाय एंड लार्ज एक्सेप्शन छोड़ के एक लिरिक बेस थे, या यूँ कह लीजिए कि एक स्लो, उसका जो बीट है वो बीट पे ज़्यादा फोकस नहीं था 1940 से लेके 1960 तक के दशकों में। फिर इसके बाद जब हम 1960 से लेके 1980 तक के दशक में आए, तो आपने देखा होगा कि उस म्यूज़िक के टेक्सचर में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, सिंगर्स के आवाज़ में और लिरिक्स में और बीट्स में, इन सब चीज़ों में एक कॉम्प्रहेंसिव चेंज दिखाई दिया। आपने गौर किया कि नहीं है? अगर नहीं किया तो आप गौर करिए, कुछ ऐसे गाने चला के सुनिए और बताइए कि मैं ठीक हूँ कि नहीं। तो 1960 से लेके 1980 के दशक में कई सारे नए म्यूज़िक डायरेक्टर्स आए, काफ़ी जो पुराने सिंगर्स थे वो और मैच्योर हुए। जैसा आपने देखा ही था, ये मोहम्मद रफ़ी साहब, मुकेश और किशोर कुमार, ये इन तीनों ने जब अपने अपने करियर शुरू किए थे तो दे वर ऑल ट्राइंग टू इमिटेट कुंदन लाल सहगल। दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द टॉप सिंगर एट दैट टाइम, कुंदन लाल सहगल। मगर जैसे जैसे फिल्में वो करते गए, एक्सपीरियंस उनको मिलता रहा, फेमस होते गए, तो उनका जो है वर्सटैलिटी, उनका रेंज और उनकी ओरिजिनलिटी सामने आने लग गई। और 1960 के बाद कई सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स आए, ख़ास तौर से एस.डी. बर्मन, जो 60s के इरा में, 60s और 70s के इरा में जो है काफ़ी उनका चलता था। ही वाज स्टिल, उनके गाने आप सुनते तो फोक बेस्ड होता है, उसमें एक बंगाली साउंड आपको सुनाई देगा। जो धुन है वो बंगाली फोक सॉन्ग्स के ऊपर काफ़ी सारे उन्होंने बेस किए थे और एक मेलोडी बेस्ड उनका गाना हुआ करता था। उनका जो म्यूज़िक जो था वो मेलोडी बेस्ड था। फिर आए उनके सुपुत्र, होनहार सुपुत्र आर.डी. बर्मन, राहुल देव बर्मन। अब वो जब आए तो उनके पास ऑप्शन था कि अपने पापा की लेगेसी को आगे बढ़ाए, उन्हीं पद चिन्हों पे ये भी चले, वही जो बंगाली फोक सॉन्ग्स को लेके ये भी कुछ वो करे। मगर नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने
एक उस दौर में जो है एक ही ब्रॉट इन अ रेवोल्यूशन, साउंड रेवोल्यूशन आप उसको कह सकते हैं। तो साउंड रेवोल्यूशन क्या था, उनका इंस्ट्रूमेंटेशन जो है बिकेम मोर कॉम्प्लिकेटेड। आप उनके गानों में सुनेंगे कई सारे इम्प्लीमेंट, और उनका उनके क्रेडिट में ये कहा जाता है कि ही इनोवेटेड अ लॉट ऑफ साउंड्स। आप देखेंगे मेरे सामने वाली खिड़की में, ये पड़ोसन का गाना आपने अगर सुना हो तो उसमें शुरुआत कैसा होता है इस गाने का, हाथ में झाड़ू होता है और इस पर चम्मच या कुछ वो जो है किचन का इम्प्लीमेंट चला रहे हैं, और उस साउंड को उन्होंने इसमें यूज़ किया। ऐसे कई गानों में हमने सुना है कि वो गार्गलिंग साउंड भी इस्तेमाल करते थे, और कई सारे ऐसे ऑन द स्पॉट इनोवेशन और इम्प्रोवाइजेशन करके वो गाना शामिल करते थे, और इस तरह से उन्होंने अपना एक नया साउंड और नया म्यूज़िक उन्होंने क्रिएट किया। एंड ही वॉज ऑल्सो डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न म्यूज़िक। उस समय के जो वेस्टर्न म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटेशन थे उसमें भी ये काफ़ी एक्सपेरिमेंट करने लगे, इस्तेमाल उसका करने लगे। तो ये 60 से 80 तक के गाने अगर आप सुनेंगे तो उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन डिफरेंट होगा, और उसी हिसाब से जो है वो धुन के हिसाब से लिरिक्स भी बदलने लगे, लिरिक्स भी चेंज होने लगे, और गायक भी जो है वॉइस मॉड्यूलेशन भी चेंज होने लगा। तो ये एक परसेप्टिबल चेंज 1960 से 1980 के दशक में दिस वाज अशर्ड इन। मगर बाय एंड लार्ज जो है गाने सब लिरिक बेस्ड होते थे, लिरिक्स वेर मीनिंगफुल, और उसमें बीट्स तो होते थे मगर इट वाज नॉट ओवर पावरिंग, इतना भी लाउड नहीं था बीट्स की आवाज़, और उसको जो है दबा दे, सॉन्ग को ही दबा दे, लिरिक्स को दबा दे, ऐसा नहीं था। तो फिर मैंने देखा कि जो 80 से 90 तक का 2000 तक का जो पीरियड है, 20 ईयर पीरियड, उसमें फिर improvisations हुए, these sounds were became more sophisticated, but still 1999 तक almost जो है till the end of the millennium, तो उसमें क्या था कि लिरिक्स बाय एंड लार्ज लिरिक बेस्ड हुआ करता था। लॉट ऑफ न्यू म्यूजिक डायरेक्टर्स केविन बप्पी दा है, उन्होंने अपना साउंड दिया, प्रोमिनेंट अमंग्स अदर्स। तो उसमें नए नए गाने वाले भी आ गए, न्यू सिंगर्स हैड emerged by that time, and the old generation was fading away. किशोर कुमार गाते ज़रूर थे मगर गाने कम होते गए उनके। ठीक उसी तरह रफ़ी साहब तो चल बसे थे, और ये मन्ना डे, हेमंत कुमार, तो ये जो इरा था वो ऑलमोस्ट लता मंगेशकर, आशा भोसले, इनका इरा ख़त्म सा होने लगा। एंड जो लोगों का टेस्ट और म्यूज़िक में जो इंटरेस्ट है वो दूसरे तरफ चैनल धीरे धीरे होने लगा विद द इमर्जेंस ऑफ न्यू। एंड आई रिमेंबर लेट 90s में, आई थिंक या अराउंड 90s के टाइम में ही जो है देयर वाज दिस पर्सन कॉल्ड गुलशन कुमार। गुलशन कुमार ने इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री को उल्टा पुल्टा कर दिया। उससे पहले जो था the cassettes which were being sold, which were being produced by HMV company, so they were exorbitantly priced, and उनका मोनोपोली हुआ करता था। और जब से गुलशन कुमार आए तो इन्होंने दो चीज़ें की। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सब 90s के दशक में हो रहा है ये, तो उन्होंने सबसे पहले तो ही इंट्रोड्यूस्ड न्यू सिंगर्स अलका याग्निक, सोनू निगम और कुमार सानू, उदित नारायण, ये सब जो है दे वर प्राइमरली predominantly introduced by Gulshan Kumar and his company which was called T Series। तो T Series कंपनी के आते ही जो है काया पलट हो गया। एक तो ये नए नए सिंगर्स आ गए, और इनको फिल्मों में चांस मिलने से पहले ही इनसे इन्होंने
खूब गवाया गुलशन कुमार ने, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो नॉट calling the shots in the Bollywood industry, the music segment of it, and still it was being ruled by other music directors and distributors. तो इन गुलशन कुमार ने क्या किया है कि इन्होंने सारे पुराने जो गाने हैं वो इनके थ्रू गवाया, इनके आवाज़ों में। सोनू निगम, अगर आपने देखा होगा पहले शुरू में इनके जो कैसेट्स, टी सीरीज़ के कैसेट्स आते थे, ही यूज्ड टू सिंग सॉन्ग्स ऑफ मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, मन्ना डे, इस तरह सारे, अलका याग्निक, सभी लोग यही करते थे उस ज़माने में। एंड दोज कैसेट्स यूज्ड टू बी सेलिंग एट डर्ट चीप प्राइजेस। तो लोग जो है वो एक मैग्नेटिक फोर्स जैसा था टी सीरीज़, एंड पीपल यूज्ड टू बाई these cassettes and listen to these songs. और धीरे धीरे बाद में he started making his own songs also, experimenting with new songs, non-filmy kind of songs, which also got very popular. And then जो धीरे धीरे जो है all these singers started getting assignments in Bollywood, proper Bollywood, and धीरे धीरे वो इंडस्ट्री ही, म्यूज़िक इंडस्ट्री जो था वो चेंज होने लगा इन फेवर ऑफ दीज न्यू कमर्स, न्यू सॉन्ग्स, न्यू। आपने देखा होगा महेश भट्ट की जो अर्लियर फिल्में होती थी, और उनमें जो है ख़ास तौर से म्यूज़िक पे बहुत फोकस होता था। एंड वो जो नदीम श्रवण और उस तरह के कई सारे जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स उस पीरियड में आए थे, वो दे यूज्ड टू टेक न्यू सिंगर्स, लिरिसिस्ट जो है उस समय समीर और उस तरह के कई लोग आए इसमें। दे वर प्रोलिफिक राइटर्स, सॉन्ग राइटर्स, एंड दे क्रिएटेड अ न्यू टाइप ऑफ साउंड, न्यू काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स। सो वो 90 का दशक जो है, इट मूव्ड रैपिडली अवे फ्रॉम द अर्लियर डिकेड्स एंड इट स्टार्टेड गोइंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन टिल द एंड ऑफ द 90s। 2000 तक जो है आप इस तरह के न्यू वेव म्यूज़िक, इसको कह लीजिए, टी सीरीज़ इंस्पायर्ड, टी सीरीज़ ड्रिवन म्यूज़िक वाज वेरी हाईली पॉपुलर। अब 2000 से लेके 2001 से लेके जो है, तब आप म्यूज़िक सुनेंगे तो देयर इज अनदर चेंज। नाउ newer songs had come in, and there were newer players in the market who were producing all these new sounds. Prominent among them was A.R. रहमान। आपको याद होगा कि इसके जो तमिल फिल्म्स थे उस समय के, जिसमें A.R. रहमान, रोजा हो या बॉम्बे हो, और भी कई सारे मुकाबला, इस तरह के जो कई फिल्म्स थे, जेंटलमैन, तो इन सब में उस समय he was getting more and more popular, A.R. Rahman, in the Tamil industry, film industry. तो वही गाने वहाँ से उठा के वही फिल्म डब किया करते थे, और वही गानों जो है हिंदी में they used to be translated with the same music. So that was a different kind of music. आपने सुना होगा, एक कोई फिल्म थी इंडियन, एक कोई सॉन्ग मूवी था, उसमें टेलीफोन धुन में हंसने वाली, लिरिक्स बकवास, मगर उसका धुन जो है बहुत पॉपुलर हुआ करता है। ऐसे ही टेक इट इजी उर्वशी, नॉनसेंसिकल लिरिक्स उसमें होते थे, मगर वो म्यूज़िक थिरकता हुआ म्यूज़िक, इट वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ, इट स्पोक एंड इट साउंडेड टोटली डिफरेंट फ्रॉम वॉट एवर वॉज बीइंग डन अर्लियर इन द 90s. सो एंड A.R. रहमान की खासियत यह है कि ऑर्केस्ट्रेशन, उनका जो इंस्ट्रूमेंटेशन जो होता है माइंड बॉगलिंग। एक गाने में यूजेस hundreds of perhaps instruments and creates subtle sounds and variations. तो ये तो 2000 से एक नया है। तो इसीलिए इस एपिसोड में इस एपिसोड को मैं सोच रहा था कि इसको फाइनल एपिसोड रखता हूँ इस सिलसिले में, मगर आई हैव टू ब्रेक इट इनटू 2. We'll see from 1980 to 2000, and नेक्स्ट एपिसोड में 2000 के बाद टिल डेट जो भी हुआ वो हम करेंगे, ठीक है?
So with this brief introduction, I would begin this segment. 1980s का सेगमेंट कह लीजिए, इसको 1980s के सेगमेंट को शुरू करते हैं, उसके बाद 90s को भी देखेंगे. So this 1980s segment में I have selected some songs, and first song is about somebody is selling Kashmir to their lady love. In fact, अब वो कश्मीर को इतना बेचने की क्या ज़रूरत है मुझे पता नहीं है, मगर फिल्म ऐसे बनी थी. एक फिल्म बनी थी बेमिसाल, और ये बनी थी इन द ईयर 1982. दैट इज़ द ईयर व्हेन आई गॉट मैरिड ऑल्सो, मार्च 1982. नहीं, डेट छोड़िए, नहीं तो आप जो व्हाट्सएप पे भेजते रहोगे. डेट छोड़ दीजिए, मार्च 1982 में शादी मेरी हुई, उतना याद रखिए. और ये बेमिसाल पिक्चर जो है बनी थी 1982 में, और उसमें द हीरो वाज अमिताभ बच्चन विथ राखी टू सपोर्ट हिम एंड विनोद मेहरा. तो काइंड ऑफ ट्रायंगुलर था, मुझे याद नहीं है स्टोरी. तो ये जो गाना है कश्मीर के बारे में, एंड अपेरेंटली ऑल थ्री ऑफ देम हैड गॉन टू कश्मीर. आई डोंट नो व्हाई थ्री. मेरे ख्याल से द ट्रायंगल वाज नॉट रिजॉल्व टिल दैट टाइम, इसलिए तीनों गए वहाँ पे. एंड गाना आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि इसका राखी का रुझान तब तक विनोद मेहरा की तरफ है. विनोद मेहरा और राखी में यू कैन सी दैट केमिस्ट्री हैपनिंग, आंखों में जो होता है. एंड अमिताभ बच्चन इज फ्रैंटिकली ट्राइंग टू एंटर दिस सीन. एक का पत्ता तो कटना ही है ट्रायंगल में, एक आदमी का पत्ता कटना है. तो अमिताभ बच्चन अपेरेंटली ही लव्स राखी. राखी इनको घास नहीं डाल रही है, वो विनोद मेहरा को घास डाल रही है. अरे वहाँ कश्मीर पहुँच गए हैं, वहाँ गाना गा रहे हैं कि भाई ये कश्मीर है, और उसकी गुण गा रहे हैं. आप भी सुन लीजिए, इट विल बी अ गुड रिकलेक्शन ऑफ व्हाट कश्मीर ऑफर्स टू all of us. और उसमें आप वॉइस भी सुनिए, दो लोग गाते हैं, विनोद मेहरा भी गा रहा है और अमिताभ बच्चन की शुरुआत है, साथ में विनोद मेहरा भी है. अब दो आवाज सुनाई दे रहे हैं. ये कश्मीर है, ये कश्मीर है. तो ये तो हो गया आपका पहला गाना 1982 की फिल्म बेमिसाल. और इसके बाद सीधे हम कूदेंगे 1989 में. वी रीच 1989. एक ग्राउंड ब्रेकिंग मूवी बनी थी, हाईली पॉपुलर ब्लॉकबस्टर मूवी बनी थी, चांदनी. श्रीदेवी, ऋषि कपूर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब चांदनी का गाना सुनाता हूँ. ये बनी थी 1989 में, एंड इट वॉज ए ह्यूजली पॉपुलर मूवी फॉर इट्स सॉन्ग्स. इसमें ऋषि कपूर देखिए क्या किस शहर का गुण गा रहे हैं, तो ज़रा ध्यान से सुन लीजिए. उसकी झील से आंखों में है, दिल मेरा डूबा, बनी वो मेरी, यही वो मेरी, तू है वो मेरी महबूबा, तू है वो मेरी महबूबा, तू है वो मेरी महबूबा.
तो ये तो हुआ दिल्ली शहर का जो है, उसको किसको बता रहे हैं ऋषि कपूर। एक ट्रैफिक पुलिस उनको रोकता है कि भाई आप चौराहे पे खड़े होकर आवाज़ें लगा रहे हो, गाना गा रहे हो। तो ऋषि कपूर जो है उसको कह रहे हैं कि भाई दिल्ली शहर ही कुछ ऐसा है कि यहाँ आते ही नज़रें मेरे यार से मिली और हो गया, बस डूब गया, मेरी महबूबा के आंखों में मैं डूब गया। तो ये था 1989 चांदनी, जिसमें दिल्ली शहर और ऋषि कपूर का मेल है। अब हम चलते हैं 90s के दशक में आते हैं, ठीक है, सीधा इट्स एन इंटरेस्टिंग इरा। सो 90s के दशक में सीधा कदम रखते हैं और एक पिक्चर बनी थी, अगेन अ वेरी पॉपुलर मूवी, हम हैं राही प्यार के। उसमें आमिर खान, जूही चावला एंड अ बंच ऑफ हाईली एंडियरिंग किड्स, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे उसमें थे। तो उसमें एक गाना सुनिए आप, ये जो बड़ा पॉपुलर गाना था, और इस गाने का जो है तात्पर्य किन शहरों से है। मुझे तो गाना नहीं आता, गाना तो गाना ही होगा। कितने शहर इसमें बता रहे हैं, गिन लीजिए। हमें राही प्यार के, हमें राही प्यार के, हमें राही प्यार के, हमें राही प्यार के। तो ये इसमें आपने गिना कितने शहर हैं, हाउ मेनी सिटीज़ आर मेंशन, कहाँ कहाँ से जाती है। बम्बई से गई पूना, पूना से गई दिल्ली, दिल्ली से फिर पटना, फिर भी ना मिला सजना। वाह क्या कहने। तो ये तो जूही चावला और बच्चों के साथ जो है, इट वॉज अ वेरी इम्प्रोवाइज्ड काइंड ऑफ सॉन्ग। पता नहीं कहाँ वो मेले वेले में जाते हैं, वहाँ पे जो है वो स्टेज में भी पहुँच जाते हैं और वहाँ पे उनको सब लोग बोलते हैं गाना गाओ गाना गाओ। तो शी डजंट नो व्हाट टू सिंग, बच्चे क्या उसको आगे बढ़ा रहे हैं और ये कहती है मैं क्या गाऊँ क्या गाऊँ। एंड वो स्टेज पे देखती है इंडिया का मैप लगा हुआ है और उसमें जो है कुछ वो शहर देखती है, उसके हिसाब से उसको गाना इमीडिएटली दिमाग में आता है और गाना शुरू कर देती है। तो ये तो कई शहरों से भटक भुटक के पता नहीं अल्टीमेटली इसका क्या हुआ। वो पिक्चर दोबारा देखना पड़ेगा, बहुत पहले देखी पिक्चर। अब चलते हैं 1988 में। 1988 में एक धांसू फिल्म बनी थी। वो पिक्चर, आई रिकॉल दैट पिक्चर विविडली फॉर 2 or 3 रीजन्स इनफैक्ट। एक तो जो है उसका जो हीरो आमिर खान, क्या क्या रोल था उसका और क्या एक्टिंग थी। इट वॉज अ ग्रिटी, रूथलेस काइंड ऑफ मूवी, में गुंडे उंडे वायलेंस भरा भरा हुआ मूवी था, मगर द स्टोरी लाइन वॉज एक्सेलेंट, द एक्टिंग वॉज टू गुड, डायरेक्शन अमेजिंग, एंड फाइनली ओवर एंड अबाउट आइसिंग ऑन द केक जिसको कहते हैं, उसका एक गाना था जो बहुत ही पॉपुलर हो गया। अगेन आप लिरिक्स को छोड़िए, याद आया है आपको क्या गाना है? रानी मुखर्जी, आमिर खान रानी मुखर्जी से, और ये गाना जो है आमिर खान ने गाया और रानी मुखर्जी को प्रपोजल दे रहा है। क्या प्रपोजल है सुन लीजिए, फिर आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्या गाना है और क्यों मैं इतना गा रहा हूँ इसके बारे में। क्या बोलती तू? क्या मैं बोलूं? सुन
सुना हाथी का खंडाला क्या करो आगे में खंडाला घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या ये क्या बोलती तू ए क्या मैं बोलूं सुन सुना हाथी क्या कंडाला क्या करो आंखें में कंडाला और घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। सुना, याद आया गाना खंडाला, हाथी क्या खंडाला। इट बिकेम अ काइंड ऑफ बाई वर्ड, हाथी क्या खंडाला। तो ये पिक्चर थी गुलाम, आमिर खान और रानी मुखर्जी, और ये 1998 की बात है। अब 1998 से नेक्स्ट ईयर बढ़ते हैं 1999 में। 1998 में एक पिक्चर बनी थी सिर्फ तुम। किसने सुना है यार पिक्चर, थी उस ज़माने की पिक्चर थी, आई गई वाली टाइप्स पिक्चर थी, मगर उसमें एक गाना है और गाना बड़ा क्यूरियस सा गाना है। मैं जो पोर्शन आपको सुनाऊंगा वो बीच में से, गाने के बीच में से, क्योंकि वो वहीं पे वो इंटरेस्टिंग पोर्शन कंटेनिंग वो जो प्लेसेस आता है, तो मैं आई वोंट प्ले द होल सॉन्ग बट लिसन टू दिस वेरी स्ट्रेंज एंड इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ थिंग। इसमें आप इतना याद रखिए कि जो हीरो है वो है केरला में, ठीक है, गर्मी लग रही है उसको, पसीने छूट रहे हैं, गलियों में वो भटक रहा है, जॉब पोस्टिंग होगी उसकी, और उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो है कश्मीर में। केरला और कश्मीर, क्या बात है, सर्दी एक जगह और गर्मी दूसरी जगह। अब आप सुनिए इन दोनों में जो वार्तालाप और कम्युनिकेशन थ्रू और सॉन्ग में बीच में ये क्या बोलता है और वो क्या बोलती है। ये गाना बीच में से सुना रहा हूँ मैं आपको। ध्यान से सुनिए, मिस मत करना। कुछ बेदर्दी भेजो। सुना आपने, केरल और कश्मीर नहीं था, तो नैनीताल, वो हीरोइन नैनीताल में बैठी है और हीरो जो है वो केरला में गर्मी खा रहा है, और वहाँ पे वो सर्दियों का टाइम है, तो बोल रहा है कि वहाँ से कुछ सर्दी मेरे लिए भेज दो। तो केरला एंड नैनीताल आर द टू प्लेसेस मेंशन्ड इन दिस सॉन्ग। ये था पिक्चर सिर्फ तुम, और this was made in the year 1999 and इसके बाद हम चलते हैं, we move to the next era, okay, नहीं 1999 में एक दूसरी पिक्चर बनी थी शूल। it was a kind of new wave movie आप कह लीजिए। ये that was when actors like Manoj Bajpayee and Irfan Khan, they started coming। इस पिक्चर में शायद मनोज बाजपेयी थे, और इस पिक्चर का एक बड़ा रॉन्ची सा सॉन्ग है, आइटम नंबर आप कह लीजिए उसको, और मगर हुआ थोड़ा पॉपुलर हुआ था उस ज़माने में। सुन लीजिए। पतली कमर
मटका के हाय 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 नागिन से बल खा के हाय 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 नैन से नैन लड़ा के हाय 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 धानी चुनर सरका के हाय 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 पतली कमर मटका के नागिन से बल खा के नैन से नैन लड़ा के धानी चुनर सरका के दिल वालों के दिल का करार लूटने मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने दिल वालों के दिल का करार लूटने मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने वालों ने दिल का करार लूटने तू आई है यूपी बिहार लूटने ना बस तो आप देखिए ये गाना, इसमें सिटी का नाम तो नहीं है, इसमें ज़्यादा एम्बिशियस उसके जो है इरादे कुछ ज़्यादा खतरनाक से लग रहे हैं। और ये मेरे ख्याल से इसमें शिल्पा शेट्टी के ऊपर पिक्चराइज्ड है ये आइटम सॉन्ग। और शिल्पा शेट्टी के इरादे देखिए, इतने खतरनाक इरादे, मतलब यूपी बिहार लूटने आई है, पूरा स्टेट के स्टेट, टू ऑफ द बिगेस्ट स्टेट्स वो लूटने आई है। तो ये हुआ 1999 की ही फिल्म शूल पिक्चर का नाम है। और इस पिक्चर का गाना ये था, बाय द एंड ऑफ 1999 तो पीपल वर थिंकिंग ऑफ कैप्चरिंग स्टेट्स इंस्टेड ऑफ सिंगिंग अबाउट सिटीज़। अब ये एपिसोड जो है यहाँ पे हम ब्रेक करते हैं, ठीक है। मन तो मेरा कहता है कि मैं आगे बढ़ूं, मगर ये 2000 वाला जो है न्यू मिलेनियम के लिए वी नीड अ न्यू एपिसोड। तो आपने देखा ये जो 1980 से 2000 तक का जो सफ़र हमने तय किया है, तो उसमें आप देखेंगे कि देर इज़ अ स्लाइट चेंज यू कैन परसीव। The type of songs are changing, lyrics maybe are going just about going for a toss, and the music is getting raunchier, and more new singers are coming into the picture. There are very few songs, I think, except for one जो बेमिसाल का गाना है और चांदनी का जो गाना है जिसमें वो अपने किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी हैं। Most of these songs are the kind of songs which in future would be sung or are being sung by new singers. Okay, so this period of 80 to 2000 यहाँ पे हम इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में we will, and that will be the final segment on songs on cities। इससे ज़्यादा मैं खींच नहीं सकता हूँ इसको। एंड फाइनल एपिसोड में हम 2000 के बाद द न्यू मिलेनियम 21st सेंचुरी में व्हाट चेंजेस हैव हैपेंड टू म्यूज़िक एंड व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग्स आर वी लिसनिंग नाउ। इसमें एक कॉशनरी वो है, आप लोग अगर मेरे एज ब्रैकेट के लोग हो तो आप कहोगे कि यार वो पहले 2 एपिसोड के बाद ही ख़त्म कर देना था उसको, उसके बाद कोई म्यूज़िक थोड़ी होता है। मगर अभी जो जनरेशन है दे आर ट्यून्ड इनटू अ डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड एंड दे लाइक टू हियर अ डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूज़िक, डिफरेंट काइंड ऑफ लिरिक्स एंड एक मॉडर्न टाइम्स हैव चेंज्ड सिंपली पुट। नो वी हैव ऑल्सो अडेप्टेड टू सो मेनी चेंजेस, सो म्यूज़िक के लिए भी हमें अडेप्ट करना पड़ेगा। एज सम गुड सॉन्ग्स, सम गुड म्यूज़िक, A.R. Rahman ka particularly, no, and even people like Anu Malik and other musicians, you know, they have provided some good stuff. And आपको आप सुन लीजिए पहले थर्ड एपिसोड में जो है जब हम करेंगे फोर्थ लास्ट एपिसोड में, तो आप सुनिए फिर अपना जजमेंट रिजर्व करके रखिए। Then one day we'll have a debate with some of you over the
पास्ट बाईगॉन इरा एंड आज के डेट में म्यूज़िक, लिरिक्स, सिंगिंग, इन सब में क्या हैज़ इट चेंज फॉर द बेटर और हैज़ इट चेंज फॉर द वर्स? हाँ, आप लोग तो कहोगे फॉर द वर्स, मगर ऐसा नहीं है, आई थिंक अदरवाइज. सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे. सो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तैयार रहिए. I'll do it as quickly as possible. Till then, goodbye. Thanks for tuning in. Thanks for watching. Thanks for some of your comments. And क्या बोलूँ, बोल के शर्म आ रही है मुझे. Keep commenting, keep liking. Okay? ठीक है? जाओ नहीं जाओ.